नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। रात के 9:30 बज गए। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं आज की बड़ी खबरें लेकर। और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़िए। विपिन अत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शाम के बुलेटिन को रेगुलर किया जाए, तो आप लोगों का जुड़ाव जरूरी है। आप लोग जब हौसला बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से हम लोगों को अपना काम वो करना होता है। तो आप कमेंट भी कर दीजिए, जो बाकी लोग देख रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं तेजी से, लेकिन कमेंटिंग आ जाएगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कौन कौन से। विपिन अत्री जी गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसे। देसराज जी नमस्ते, रोशना नेको जी गुड इवनिंग, विप्लव ग्लेरिया जी, पुनीत नेगी जी, विकास कश्यप जी कैसे हैं आप, ठीक हैं। शिमला में ठंड होगी होगी। पवन चौहान जी नमस्ते, अंकी पंडित, कपिल सिंह गुलेरिया जी, सोनम शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। सुदीप अत्री जी नमस्ते, पवन चौहान जी नमस्कार, पवन ठाकुर जी आपको भी नमस्कार, पवन शर्मा जी नमस्ते, विकास शर्मा जी हेलो, हाउ आर यू। मैं ठीक हूं पंडित जी, आप कैसे हैं। संदल मुकेश जी नमस्कार, युवराज शर्मा जी नमस्ते, रुचिका जसवाल गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच मैम। निशांत ठाकुर जी हेलो सर, थैंक यू सर। रामपाल सैनी जी, विनय अग्रवाल जी, आशुतोष गोयल जी, विनोद ठाकुर जी, MN झोटा जी, ऋतु अंग्रेस जी, विपिन पंजला जी, और झोटा जी के बाद आए थे छाया पराशर आई थी, लोहिताश शर्मा, योगराज जी, ध्रुव जी, विपिन अत्री जी, और उसके संपर्क में आने वाले कुल मिला के 9 लोग आए हैं सामने, और 8 लोग जो है महाराष्ट्र में आ जाए, तो 18 लोग आज के दिन में, 9 राजस्थान में, 8 महाराष्ट्र में और 1 दिल्ली में। 2 कर्नाटक में पहले से हैं, 1 गुजरात में और 1 महाराष्ट्र का पहले से। तो कुल मिला के देश में 22 केसेस अब तक हो गए हैं जी ओमिक्रॉन के, लेकिन ये मामला अब लग रहा है कि लगातार आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए बात वही है, हमने कल भी कहा था कि इसको रोकना अब मुश्किल काम है, लेकिन दूसरी ओर आज रोका किसको, वो भी मुश्किल काम था। जगत प्रकाश नड्डा के काफिले को रोका जस्टिस फॉर पुलिस के तहत। हिमाचल पुलिस के हमारे जवान जिनको रेगुलर पेमेंट की जो डिमांड कर रहे हैं, 5500 के आसपास उनकी संख्या है, उनके परिजनों ने आज जगत प्रकाश नड्डा का भी रास्ता रोका। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी बात बताएंगे आपको। कुछ लोगों के खिलाफ केस हुआ है, लेकिन अंततः सरकार घबराई है, या हम ये कह दें कि सरकार को सुधाई है, और उसने 3 IG लेवल के ऑफिसर के अध्यक्षता में एक 4 मेंबरी कमेटी बनाई है, जो इस पूरे मामले को देखेंगी। पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि रेजिडेंट डॉक्टर्स कल क्यों हड़ताल करेंगे, और कहां फॉरेस्ट अफसर पर सड़क माफिया ने हमला किया है, और फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह जैसे मामले को दोहराने की कोशिश हुई है, जघन्य है ये, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़े हैं, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 200 के आसपास लोग आए हैं बाहर से, वो विजिलेंस पे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग बचे हुए हैं इससे, लेकिन अब मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 5 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले, और ये बता भी रहा है। 2 केस आए, फिर 2 दिन के भीतर वो 4 हो गए, और अब पिछले 24 घंटे के भीतर, कल शाम को इस समय 4 केस थे, और आज इस समय पूरे देश में 22 केस हैं, 18 नए केसेस आए हैं। रविवार को ये जो बड़ा विस्फोट हुआ ओमिक्रॉन का, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा 9 मरीज आए हैं। यहाँ एक परिवार के 4 सदस्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और उनके संपर्क में 5 लोग और आए थे, और ये 9 के 9 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको अगर साउथ अफ्रीका से आए थे, हाई रिस्क कंट्री से आए थे, तो फिर ये किसी के संपर्क में आगे कैसे आगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइसोलेशन जो इनको दी जा रही है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आज 20 और नए विदेशी आए हैं बाहर से, मतलब फॉरेन रिटर्न आए, विदेशी नहीं आए, फॉरेन से हिमाचल प्रदेश के कुछ और लोग पहुंचे हैं। तो 220 संख्या होगी हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के। पिछले 29 नवंबर के बाद अब तक हिमाचल आने वालों की 220 संख्या होगी है। सभी को स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखा गया है। 14 दिन का स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन को दिया गया है, क्योंकि ये हाई रिस्क कंट्री से नहीं है, और खुदा ना करे कि हाई रिस्क कंट्री से आने वाले हमारे यहाँ जो है कहीं पहुंचे तो फिर जहरा तौर पे साउथ अफ्रीका से जो आ रहे हैं वो तो सारे के सारे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आज जो है ये 9 लोग राजस्थान में पाए गए हैं, और इसके अलावा
महाराष्ट्र में जो है पुणे में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया और 7 लोग जो है चिंचवाड़, पिंपरी चिंचवाड़ जो है नासिक के पास है। अंगूर का जो बड़ा सबसे बड़ा अंगूर और चीकू का सबसे बड़ा क्षेत्र है पिंपरी चिंचवाड़, ये नासिक के पास है। यहाँ पे 7 लोगों में ये नया वेरिएंट मिला है और दिल्ली में भी एक मरीज संक्रमित पाया गया। तो देश में अब इस वेरिएंट के 5 राज्यों में 22 केस हो गए, 5 राज्यों में 22 केस हो गए हैं। आज जो है 5 दिसंबर तक की बात है। 5 स्टेट्स 22 केसेस। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आया तो अब उसके जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में 4 लोग आए हैं, उनके संपर्क के 5 आ गए, तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेड होना शुरू हो गया है। तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता से हम और आप लोग भी अछूते नहीं रह सकते। ये 25 नवंबर को राजस्थान का परिवार जो है ये दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दुबई से मुंबई होते हुए जयपुर पहुंचा था और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट में भी इनको ओमिक्रॉन से पीड़ित पाया गया, लेकिन इसी बीच में ये 4 और लोगों के साथ संपर्क में आए हैं, तो ये लोग भी वो लोग भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो ये बड़ी बड़ी समस्या है कि आप पॉजिटिव हैं, इसके बावजूद आप 4 लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये समस्या है। ये शादी समारोह में भी शामिल हुए जी। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि 25 नवंबर को ये दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, 28 नवंबर को शादी समारोह में ये पॉजिटिव शिरकत करते हैं और उसके बाद जो है ये पॉजिटिव आते हैं और फिर जब 29 को हड़कंप मचता है तब जाके ये मामला इनका भी सामने आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है और अभी शादी समारोह वाले जो है सारे ये स्कैनर पे होंगे और खुदा ना करे कि उनमें से कुछ 2-3 आए तो फिर लंबी चेन बन गई होगी। यही प्रॉब्लम है। पिंपरी चिंचवाड़ में जो है वो 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 4 अभी विदेश से लौटे से कुछ दिन पहले ही, और इन सबका टेस्ट कराया गया था जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद इनके संपर्क में आने वाले 3 और लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी 7 में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है जी। तो ये अब इसके चलते जो है कुछ इससे पहले कर्नाटक में 2 बार लोग आए थे गुरुवार को पॉजिटिव, गुजरात में तीसरा केस आया था जामनगर को, और मुंबई में जो है पुणे में एक 33 साल का व्यक्ति जो पॉजिटिव आया था। उसके बाद ये 18 आज आ गए, तो 18 और 4 22 हो गए। देश में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अब कुछ और सख्त गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और ये लागू हो गई हैं। 28 से 30 नवंबर के बीच भी ये गाइडलाइन जारी की गई थी और इनमें जो है एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर को अब RT-PCR टेस्ट तो जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद उनको 14 दिनों तक स्ट्रिक्ट बिजनेस में होम आइसोलेशन में रखना पड़ेगा जी। तो ये प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज 18 ये माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में आज जो 35 नए केसेस आए हैं, 80 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 755 हमारे पास इस समय केसेस हैं, एक्टिव केसेस, और आज कोई डेथ नहीं हुई है। 6 जिलों में आज कोई केस नहीं आया, ये भी हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात है। 6 जिलों में कोई केस नहीं आया है, लेकिन आज जो बड़ा फंक्शन था वो था वैक्सीनेशन को लेकर। 6 जिलों में कोई केस नहीं आया था। एक बार आपको जल्दी जल्दी बताऊं, जहां जहां केस आया, 4 केस आए हमीरपुर में, 13 केस आए कांगड़ा में, 1 केस आया कुल्लू में, 6 केस आए मंडी में, 4 केस आए सोलन में और 7 केस आए हैं ऊना में। रिकवरी 80 लोगों की है और इस समय एक लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी 11 जिलों में केसेज है। सबसे ज्यादा 224 एक्टिव केसेज जो हैं 755 में से वो कांगड़ा में है। हमीरपुर ने अच्छी रिकवरी करी है, अब 96 रह गए वहां पे, लेकिन शिमला में 142, मंडी में 84, ऊना में 111, सोलन में 52 केस एक्टिव है, सिरमौर में भी 1 केस एक्टिव है, किन्नौर में 3 केस एक्टिव है, अभी 96 हमीरपुर में एक्टिव है, 16 चंबा में, 20 जो है बिलासपुर में एक्टिव है। बिलासपुर में आज कोई केस नहीं आया, चंबा में कोई केस नहीं आया, इसके अलावा किन्नौर में कोई केस नहीं आया, लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आया और सिरमौर में कोई केस नहीं आया। बाकी जो है 6 जिलों में आज बाकी जगहों में केस आए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां केंद्र सरकार ये कह रही है और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि आप अपनी वैक्सीनेशन को जो है बढ़ाइए, वहीं आज सिर्फ हमारे यहाँ 2608 लोगों को 2608 लोगों का सैंपलिंग हुई है। जहां सैंपलिंग बढ़ाने की बात हो रही है कि आप 10,000 तक लीजिए, 2608 की सैंपलिंग होगी। हो सकता है क्योंकि आज हमारे यहाँ बड़ा समारोह था, डबल वैक्सीनेटेड होने का जश्न मना रहे थे, तो उस जश्न में हम लोग ये सैंपलिंग करना भूल गए हों। लेकिन जहां हम भूलेंगे वहीं कोविड को कुछ याद हो जाएगा। जहां हम ढीले पड़ते हैं वहीं कोविड जो है हमला करता है, इसलिए हमको ढिलाई नहीं बरतनी होगी। प्रदेश वैक्सीनेट हो गया है, दावा यह है कि हम फुली वैक्सीनेटेड होने वाले पहले स्टेट हैं। हालांकि ये अलग बात है कि मेरे सामने जो आंकड़ा है 91,134 लोगों को, यानी लगभग 54 लाख लोगों को ही अभी सेकंड डोज लगी है। तो ये 4 लाख का गैप है। ये इसका मतलब है कि लगातार अभी वैक्सीनेशन चलती रहेगी। कागजों में हम लोग जो है वो हो गए हैं, क्योंकि एक आपने टारगेट रखा होगा कि 55 लाख के आसपास का जो जनसंख्या है वो हमारी
2011 के हिसाब से उसको हमने वैक्सीनेट करना है, लेकिन अभी तो 70 लाख के आसपास हो गई होगी, तो उसमें से बच्चों को निकाल दीजिए, तब भी ये 58 हो गए, तो 60 लाख के आसपास जो है ऐसे लोग मुझे लगता है कि होंगे जिनको अभी वयस्कों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन अब बात करेंगे जो दूसरी बड़ी खबर की है, आज वैक्सीनेशन का जश्न मनाने का, और एम्स की ओपीडी, जो एम्स बिलासपुर है उसकी ओपीडी के शुरुआत के मौके पर बड़ा फंक्शन था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आए थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए थे, जिनके प्रयासों से ये एम्स वहां पे आया है। मुख्यमंत्री तो थे, खैर मौजूद ही थे। तो उसमें इस फंक्शन के लिए जब वो जा रहे थे तो उनकी मूवमेंट के दौरान आज जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस की मांग को लेकर हिमाचल पुलिस के परिजनों के द्वारा एक छोटा सा वहां पे पोस्ट कार्ड लेकर डिस्प्ले किया गया। प्रशासन उसको प्रदर्शन नहीं मान रहा है, हम लोग उसको प्रदर्शन मानते हैं। आप चलिए मान लीजिए प्रशासन की बात मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने जेपी नड्डा के काफिले को रोका और उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई इसका पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। किन धाराओं के तहत यह भी नहीं बताया गया, लेकिन बिलासपुर सदर में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और यह देखा जा रहा है, पुलिस विभाग ये बताने से बच रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई किस सेक्शन के तहत उनको जो है उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। क्योंकि एसपी बिलासपुर साजूराम राणा का कहना था कि उन्होंने को प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनका तरीका गलत था। वो गाड़ी के आगे गाड़ी रोकने की कोशिश उन्होंने करी, और फिर गाड़ी रोककर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी, और ये तरीका सही नहीं था, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट में इस तरह से नहीं किए जाते। उसके ऊपर जो है केस किया गया। कुछ लोग नालागढ़ से हैं, पुलिस वालों के परिजन हैं, कुछ सोलन से थे, कुछ हमीरपुर से थे, ये लोग थे। लेकिन ये एक बड़ा कदम था जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस के लिए, ये एक बड़ा कदम था, और इसका असर भी शाम होते होते दिखा। शाम होते होते क्या असर दिखा जिसका, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल हुआ ये कि अब सरकार को लगभग ये तय हो गया है कि मामला बिगड़ जाएगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मामला बिगड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मामले को देखा जा रहा है तो उससे तो लग रहा था पहले दिन से कि मामला ये बिगड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले को संभालते से पहले अफसरों ने बिगाड़ दिया। अफसरों ने ले दे के ऑर्डर जारी कर दिए, आप मैस में खाना भी खाएंगे, आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखेंगे, और आप जो है ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि अफसर होते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति है कि अब इसके बाद हड़कंप है, क्योंकि जितनी बंदिशें लग रही हैं उतने नए तरीके भी होते हैं। जिनको न्याय चाहिए उस तो हर कीमत पर न्याय मांगेंगे। इसलिए आज जो हुआ बिलासपुर में, उसका असर यह रहा कि सरकार जो है इसमें पूरे मामले पर बैकफुट पे दिखी, और आनन फानन में एक कमेटी बनाई गई पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें 3 आईजी लेवल के ऑफिसर हैं और एक जो डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस है पुलिस विभाग के, उनको रखा गया। ये 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। आईपीएस आनंद प्रताप सिंह की अध्यक्षता में, जो आईजी है इसमें, आईजी आनंद प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, जिसमें आईजी डीके यादव और आईजी जेपी सिंह, ये तीनों करीबी अफसर हैं, और इनके साथ ये फाइनेंस कंट्रोलर विकास गुप्ता, इनकी एक कमेटी बनाई गई है। और ये कहा गया है कि ये कमेटी जो है 1 हफ्ते के अंदर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट देगी। क्या रिपोर्ट देगी कि ये रिजॉल्व करेगी कि किस तरह से इस चीज को, मामले को देखा जाता है। एक तो ये कि मेमोरेंडम क्या आना है, किस तरह से आना है, और क्या क्या चीजें आना है, अफेक्टेड पार्टी से बात करके ये मेमोरेंडम बनाएगी, वो देगी। दूसरा, दे विल गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द पुलिस एक्ट, पुलिस रूल्स एंड instructions issued by the government from time to time, and recommend the action to be taken at PHQ and government level for the redressal of the pay anomaly। तो वेतन विसंगति को दूर करने के लिए ये लोग पुलिस एक्ट का भी प्रावधान करेंगे, अध्ययन करेंगे, और जो रूल्स थे भर्ती के उनका भी अध्ययन करेंगे, और फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये पड़ोस के जो राज्य हैं वहां क्या व्यवस्था है वहां भी देखेंगे। हम भी शुरू से यही कह रहे हैं। कोर्ट में ये केस गया था, ये लोग हारे थे वहां पे, और ये इसलिए हारे थे क्योंकि कोर्ट ने ये तय नहीं करना कि इनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। कोर्ट ने तो कहा कि लाओ भाई रूल क्या कहता है। मान्य अदालत ने देखा कि रूल ये कहता है कि इनके जो भर्ती हुई थी उसमें लिखा गया था कि इनको रेगुलर पेमेंट जो है 8 साल के बाद मिलेगा। तो कोर्ट ने कहा कि आपको 8 साल के बाद मिलेगा, बात इतनी सी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहते हैं कि आप कोर्ट में आ गए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने तय किया था कि 8 साल के बाद? ये किया था सरकार ने तय। सरकार ने यह भी तय किया था कि बाकी विभागों में 6 साल होगा, फिर सरकार ने तय किया कि 5 साल होगा, फिर सरकार ने तय किया कि 3 साल होगा। अब सरकार ने तय किया कि बाकी विभागों में भी जो एक तरह से अनुबंध पीरियड है वो 2 साल का होगा। तो इनका तो अनुबंध पीरियड नहीं है, ये तो रेगुलर है, लेकिन इसके बावजूद इनको
8 साल का तथाकथित या जो भी कह लें अनऑफिशियल अनुबंध दे दिया गया था। तो इसको कौन दूर करेगा? इसको भी सरकार दूर करेगी। सरकार आज एक नोटिफिकेशन कर दे कि हम कल से सभी को रेगुलर पेमेंट दे रहे हैं, तो कोर्ट में नहीं हारेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। कैसे हार जाएंगे फिर? सरकार ने नियम बना दिया तो कोर्ट ने तो नियम देखना है कि नियमानुसार बात खत्म होगी। सरकार पर नियम बना दे कि हमने बैक डेट से या इस डेट से ये तय कर लिया है कि इसके बाद जो भी भर्ती है वो उन पे 2 साल का या 3 साल का जो भी रहेगा और बाकी बात खत्म होगी। यही ये लोग चाह रहे हैं। लेकिन बात कहां प्रॉब्लम होती है? जब आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर कोई क्या करे? फिर वही करेगा ना कि उम्मीद में मुख्यमंत्री के दरबार पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां कुछ लोगों ने भड़का दिया है मुख्यमंत्री को। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से बात करना है, अच्छी बात है। बाद में मुख्यमंत्री का भी हल्का सा बयान आया कि मैं थोड़ा हैरान हुआ, मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्यों आगे। और उन्होंने फिर भी वो गुड सेंस में कहा कि मैं इसलिए परेशान था। मैं जो भावना समझ पाया था उनकी, वो था कि उनको लग रहा था कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी लोगों की, यानी 3-4 लोग आते तब भी बात हो जाती, क्योंकि सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, इसलिए हैरान थे। लेकिन अफसरों ने उसका दूसरा मतलब निकाला। उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री नाराज हैं और नहीं भी थे तो उन्होंने कागजों में उनको नाराज दिखा दिया और फिर लंबे चौड़े ऑर्डर होने लगे। अनुशासनहीनता नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, फला नहीं हो, ढिमका नहीं हो। तो उसका जो है अच्छा नतीजा नहीं निकला और वो जो आज नहीं होना चाहिए था बिलासपुर में वो हुआ। आज छोटे लेवल पर हुआ, कल को बड़े लेवल पे हो सकता है, लेकिन अच्छा है, देर से आए दुरुस्त आए। तो 13 तारीख को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो है हमें उम्मीद है कि पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं उनको जस्टिस मिलेगा और मिलना ही चाहिए। और न्याय की उम्मीद में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, उनकी समस्या अलग है। उन्होंने कल से हड़ताल पे जाने का फैसला लिया है जी। कल से वो हड़ताल पे जाने के लिए उन्होंने एक दिन का जो है हड़ताल लिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कॉल है उनकी। राष्ट्रीय कॉल किसको है? क्योंकि जो पीजी की काउंसलिंग में डिले हो रहा है उसको लेकर। स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है हालांकि, लेकिन नेशनल लेवल का मामला है। और उनकी दिक्कत यह है कि उनको कई घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और कई बार ऐसा भी होता है कि 20 घंटे ड्यूटी करो, 2 घंटे के रेस्ट के बाद दोबारा ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स कम है। और वो कहां से आएंगे जो होगा? तो जो 2021 के नीट की जो पीजी काउंसलिंग अड़ी हुई है उसको लेकर जो है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी हड़ताल है। कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है इनकी, तो उसके तहत ये रहेंगे। लेकिन ये जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो नहीं रुकेंगी। उधर बीजेपी 7 से 9 दिसंबर तक अपनी महिला कार्य समिति की बैठक कर रही है प्रदेश में। और इसमें जो है राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत आएंगी और निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय सचिव है महिला मोर्चा की इंदु गोस्वामी वो भी रहेंगी, वो हिमाचल से ही है। और ये बैठक जो है शिमला के होटल ध्रुव में 7 से 9 तारीख तक होगी। इसके लिए रणनीति बनाने का काम शुरू हो गया। अब रणनीतियां तो बनती रहेंगी जी अगले, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला बिलासपुर जिले से संबंधित आया। घुमारवीं में से फॉरेस्ट गार्ड पर वहां हमला हुआ है। और हमला किसने किया है? अनऑथराइज्ड रूप से सरकारी जमीन पर सड़क बनाने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इन लोगों को जो है झुंडुता की खरली बीट का ये मामला है। फॉरेस्ट गार्ड पवन कुमार जो ड्यूटी पे थे, जब उनको पता लगा कि इस तरह का गैर कानूनी काम हो रहा है तो उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश करी और उन लोगों ने जो है उन पे जानलेवा हमला कर दिया और लोहे के जो ग्रिप्स होते हैं या दूसरे हथियार होते हैं उनके साथ उनको मारा। उनकी आंख पे गहरी चोट आई है, चेहरे पे भी गहरी चोटें आई हैं और वो इस समय जेर इलाज है। लेकिन बड़ी इसकी रिपोर्ट होने के बावजूद अभी तक जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये बड़ा जघन्य अपराध है एक तरह से। देखिए हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो जान हथेली पर रखकर सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, खासतौर से वनों की रक्षा करने के लिए हमारे वन विभाग के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगे रहते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है ये आपने पहले भी देखा। होशियार सिंह वाला मामला आपको याद होगा, कुल्लू में जो हुआ था। अभी उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये लगभग वैसा ही मामला था, क्योंकि उनका जो हमला था वो उनको घायल करने के लिए नहीं था। जिस तरह से उनकी चोटें आई हैं वो तो जानलेवा हमला था, कुछ भी हो सकता है उसमें, जान भी जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इसमें थोड़ा संजीदगी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि माफिया को राजनीतिक संरक्षण है और ऐसा कभी नहीं होता कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह के काम हो। सड़क निकालने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगर काम हो रहा है तो कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो दिक्कत है।
तो ये जो मामला है, कुछ लोगों ने उनको बुलाया फिर वहां पे बात करने के लिए, और बातचीत करने के बहाने जो उन्होंने उनको हमला उनको किया और उनको मारने की कोशिश करी। तो इस घटना के बाद जो है स्थानीय पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, विभागीय स्तर पर भी इसकी जो है रपट की गई है, और जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है। लेकिन देखना यह है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जा रहा है कि उनको राजनीतिक संरक्षण था हमलावरों को, तो फिर किसका था, ये भी बड़ा सवाल है। तो आज इतना ही थी, जल्दी का बुलेटिन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एचपी पुलिस वाले हैं अंतोगतवा उनकी सुध जो है लेने के लिए विभाग मजबूर हुआ है। 4 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें 3 आईजी लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं, सभी यंग पुलिस ऑफिसर हैं, लगभग 1-2 बैच का उनमें शायद फर्क होगा। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि कर्मचारी हितैषी हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, देर से ही सही दुरुस्त अगर कोई चीज होती है तो उसके लिए साधुवाद। माननीय संजय कुंडू जी, डीजीपी हिमाचल प्रदेश को बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए कि उन्होंने ये पहल करी। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर से इस पूरे मामले को सुनेंगे और हमारे पुलिस के भाइयों को जस्टिस मिलेगा। जेआईटी वालों की बात भी करते रहेंगे, उनको भी जो है मिलना चाहिए। 8 तारीख को केस है जी, 8 तारीख को केस है, तो उस दिन भी पता चल जाएगा कि सुनवाई होती है नहीं होती है, और हमारा वकीलों की जो फौज है सरकारी वकीलों की, वो क्या करती क्या नहीं करती। लगे रहेंगे उस पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया जो है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल राष्ट्रव्यापी है, इसमें प्रदेश सरकार का उतना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये भी मामला जो है उनकी अपनी जो व्यथा है वो आनी चाहिए थी सामने। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। डबल वैक्सीनेशन की आप खुशी मनाइए, लेकिन जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है उस तरह से उसको लेकर जो आपको सजग होने की जरूरत है। ये अब देखिए, पिछली बार भी हुआ था, एक केस आ गया तो फिर बढ़ता है मामला, तो यहाँ तो 22 आ गए और ये 5 गुना तेजी से फैल रहा है। और ये बिल्कुल बता रहा है 2 आए, 2 दिन के भीतर 2 गुना बढ़ गया, 4 हो गए, और फिर 24 घंटे के भीतर 18 और आ गए, तो 22 हो गए। अभी और कितने हो गए कितने नहीं, लेकिन आप सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। ICMR का ये कहना है कि वैक्सीन इस पे प्रभावी है, तो जिन्होंने वैक्सीन अभी भी नहीं ली है वो लें, चाहे वो प्रदेश में प्रदेश से बाहर है, नहीं ली है तो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लें। बूस्टर डोज की बातें हो रही है, लेकिन अभी तो देश में लगनी है। अभी 128 करोड़ लोगों को जो है लगी है, कुछ को पहली लगी है, कुछ को दूसरी लगी है। फुली वैक्सीनेटेड पूरा देश नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो 2011 की पॉपुलेशन के लिहाज से फुली वैक्सीनेटेड हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। जुड़ते रहिए, और आज कहीं गए हुए थे तो जल्दी जल्दी में जो हमसे बन पाया बुलेटिन हमने दिया, लेकिन मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बब्बू शर्मा जी, रेखा शर्मा जी नमस्कार, अखिल सूद जी नमस्ते, अर्जुन नौरा जी नमस्ते, बीबी कश्यप जी, राजेंद्र राणा जी, जोगेंद्र सिंह जी, रमेश वर्मा जी, तारकेश्वर शर्मा जी, आदि सोनी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, रोहित चौधरी जी, बीडी ठाकुर जी, अलका चौधरी जी, संजू आर्यन जी, सचिन जी, अंकी पंडित जी, प्रियंका ठाकुर जी, अशोक राणा जी, शिव यादव जी, खुशी वर्मा जी, खेमराज सिराज जी, यहाँ तक थे हम। और उसके बाद वालों के जो कमेंट है मैं नहीं पढ़ पाया, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।